बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त न्यूज़ वन पर माया कहानी के साथ। आज का प्रोग्राम में किसकी कहानी आई है, आइए आपको सबसे पहले उनकी आवाज़ में ही सुनाते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली सांझे है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरी रिक्वेस्ट है माया ख़ान से कि वो मुझे अपने शो पर बुलाएं। मैं बहैसियत एक छोटा सा सिंगर हूं और मेरे साथ एक मेरा भाई गिटारिस्ट है। हम लोग पिछले काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं सिंगिंग के लिए और मैं आगे जाना चाह रहा हूं, लेकिन हमने जितने भी ऑडिशंस वगैरह दिए हैं, नेपोटिज़म की वजह से हमें मौका नहीं मिलता, हमें चांस नहीं मिलता आगे जाने का। मैंने काफ़ी कोशिश की हैं, लेकिन मुझे माया ख़ान के इस प्लेटफॉर्म से, माया ख़ान से उम्मीद है कि मुझे वो अगर वो अपने शो में बुलाती हैं, आप ख़ुद जज करें कि मेरे अंदर वो सलाहियत है, मेरे अंदर टैलेंट है या नहीं। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी वीडियो देखने के बाद मुझसे काइंडली कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। आज माया कहानी में आपके साथ जो कहानी अपनी आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे अपना आप बीता, आइए उनसे ही आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के एपिसोड में कौन सी कहानी, कौन से रुख और कौन सी सच्चाइयाँ पता चलेंगी, ये तो अली से बात करके ही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अली थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सब अच्छा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अली आज आपकी कहानी कहाँ से शुरू करना चाहेंगे, कहाँ से चाहेंगे सबको आपकी कहानी पता चले? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अपने भाई को पहले प्रमोट बताना चाहूँगा उनके बारे में कि उनकी ज़िंदगी के साथ क्या हुआ और उनकी लाइफ साइकिल किस तरह से चली और आज वो किस स्टेज पे हैं। तो ये कहानी आपकी नहीं है, कहानी आपके भाई की। सबसे पहले मैं अपने भाई के बारे में बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने बारे में आपको क्या हुआ आपके भाई के साथ ऐसा जो आप सबके साथ अपनी कहानी एक्चुअली भाई जो है मेरा शुरू से जो है म्यूज़िक के अंदर बहुत इंटरेस्टेड था और वो एक बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ की वजह से और दूसरी दीगर घरेलू मामलात की वजह से वो अपने इस शौक़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। ठीक है, उसको जो है 2013 में काफ़ी शौक़ था कि वो गिटार प्ले करे, वो गिटारिस्ट बने, बहुत अच्छा गिटारिस्ट बने, जो कि हर नौजवान नस्ल में ये एक शौक़ पैदा होता है कि वो गिटार बजाए। उसको गिटार दिया, उसने गिटार प्ले किया, उसने किसी से सीखा नहीं, अपने तरीके से यूट्यूब से, सोशल मीडिया से सीखता गया, परफॉर्म करता गया, उसको एक अच्छा गिटार प्लेयर वो गिटारिस्ट बन गया। लोगों ने उससे अपने पास बुलाया, काफ़ी शोज़ करवाए कि हाँ ठीक है आप आ जाएं, अपना टाइम निकलवाया, अपने पेमेंट्स निकलवाए, लेकिन उसको कोई जो है ना आगे की तरफ पुश किसी ने नहीं किया, आगे कहीं मौका नहीं मिला। वो काफ़ी दर दर घूमता रहा कि मैं एक अच्छा गिटारिस्ट हूँ। उसने वीडियोस भी बनाई, वायरल भी करी, लेकिन उससे भी कोई अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा था। इसी हवाले से वो चलता रहा, लेकिन अब इसकी एज भी बढ़ती गई। ठीक है, पढ़ाई भी इसके साथ चल रही थी। फिर इसने एक जगह पढ़ाई भी इसने कहा कि मैं पढ़ाई भी छोड़ देता हूँ, मैं बिज़नेस कर लेते हैं क्योंकि मुझे गिटार में मतलब इस म्यूज़िक फील्ड में तो मुझे स्कोप नहीं नज़र आ रहा। मैं जहाँ जा रहा हूँ सब ये अपने देख रहा था कि नेपोटिज़म किस तरीके से यहाँ पर है। जो समझ ले माया जी, जैसे ये जिस गिटारिस्ट ऑडिशन में बैठा हुआ वहाँ पे दूसरे भी, लेकिन ये उनसे अच्छा प्ले कर सकता था, लेकिन इसको नहीं सेलेक्ट कर रहे थे। ये आपको लगता है वो उन लोगों से अच्छा प्ले कर सकता था? ये मुझे लगता है, लेकिन ये आपका ख्याल भी हो सकता है कि वो नेपोटिज्म का शिकार ना हुआ हो। लेकिन मुझे जहाँ तक देखिए मैम, मैं उनकी परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद उनको बुलाएंगे हम यहाँ पर, उनकी प्ले भी उनका आपको गिटार बजा कर दिखाएगा आपको। लेकिन कहने का मकसद ये है, तो इस तरह की चीज़ें होती रही, लेकिन उसको कोई आगे कामयाबी इस चीज़ में नहीं मिली। उसके बाद फिर हमने उसको एक छोटा सा बिज़नेस करवा दिया। घर में बात की कि नहीं आपको फिर बिज़नेस करवा देते हैं, तो आप ये कि बिज़नेस करोगे। उसने बोला नहीं जॉब वगैरह तो मैंने नहीं करनी। तो हमने कहा चलें आप बिज़नेस कर लें। हमने उसको एक छोटा सा बिज़नेस क्रिएट करके दिया, एक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने मतलब किसने? मेरे घर वालों ने, आपकी फैमिली ने मतलब उसको उस पे पैसा लगाया? उन पे थोड़ा सा पैसा लगाया और उनको एक छोटी सी शॉप हमने खोल कर दी। अब छोटी सी शॉप जब उन्होंने स्टार्ट की, अपना बिज़नेस रन करना शुरू कर दिया, लोग तो इनके करीबी जानते थे ये गिटारिस्ट है, तो इनको आवाज़ें देते थे, ओ गिटारिस्ट ये तुम क्या कर रहे हो, वो गिटारिस्ट क्या हुआ, ये कहाँ बैठे हो। तो ये भी हर्ट होता रहा ना अंदर से, जाहिर सी बात है। तो गिटारिस्ट है, लेकिन गिटारिस्ट कहने में बुरा लग रहा था लेकिन उसको। है गिटारिस्ट तो है ना? गिटारिस्ट तो बिल्कुल है वो। हाँ। लेकिन अब एक गिटारिस्ट अपना एक बिज़नेस खोल कर बैठा है। अब वो अपना एक काम चल रहा है उसका। उसने बोला ठीक है मेरी शुरुआत है कि मैं बिज़नेस करूँगा, और जो है म्यूज़िक फील्ड से उसका दिल ख़राब हो गया था क्योंकि वो काफ़ी मेहनत कर रहा था इस चीज़ के लिए, लेकिन वो
आगे नहीं बढ़ पा रहा था इसमें। तो फिर हुआ ये कि कुछ महीने चली उसकी, इस तरह से बिज़नेस चलता रहा। इसका बिजनेस फिर किस चीज़ का आप लोगों ने खोल हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप करके हमने दी थी। अच्छा, जो रिटेल शॉप जिसको कहते हैं। ओके। तो वो एक मार्केट में हमने उसको करके दी थी, जहाँ उसके करीबी दोस्त जानने वाले भी काफ़ी गुजरते थे, तो उसको टॉन्ट करते थे कि आप जो है ये क्या कर रहे हो, आप तो एक बहुत अच्छा प्ले करते थे। तो उस फील्ड से ये जो है कुछ अरसा दुकान, इन शॉर्ट कि कुछ अरसा दुकान चली, 6 महीने 8 महीने। उसके बाद इनका दिल वगैरह और ख़राब हुआ, तो उन्होंने दुकान भी बंद कर दी, नहीं चल पाई सही से। उसके बाद फिर हुआ ये कि ये घर पर बैठ गए। उन्होंने बोला आप क्या करते हो, मैं कहीं और शॉप करूँगा। फिर थोड़ा सा इनके दिल में भी और दिमाग में भी थोड़ा सा डिप्रेशन में ही आ गए कि मेरा शौक भी एक तरीके से पूरा नहीं हुआ, मैंने बिज़नेस में भी लॉस कर दिया और बड़ा मसला हुआ, शॉप बंद हो गई कुछ महीनों बाद। बिजनेस में आपके भाई का दिल था या सिर्फ आप लोगों ने अपनी मर्जी भाई से? का भी कहीं ना कहीं हामी थी कि जाहिर सी बात है, अब एक जवान लड़का घर पे तो नहीं बैठ सकता, उसको जॉब नहीं करनी, तो उसको तो कारोबार करना है ना, कुछ ना कुछ तो करना है ना इन फ्यूचर के लिए। म्यूजिक लेकिन वो उस चीज़ के लिए रजामंद आपकी बातों से लग रहा है, बिल्कुल। माइंड नहीं कीजिएगा, आपकी बातों से लग रहा है कि वो रजामंद नहीं था ये सब कुछ करने पे, लेकिन उसको प्रेशर दिया गया कि तुम बिजनेस करो, जबकि उसका सारा रुझान बिजनेस म्यूजिक की तरफ था। मैं यही तो कह रहा हूँ, उसका रुझान म्यूज़िक की तरफ था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि अब मैं म्यूज़िक की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो उसने कहा ठीक है, मैं इसको अवेल करना चाहूँगा कि मैं एक शॉप कर लूँ। उसके बाद फिर ये हुआ कि शॉप बंद हो गई। उसके बाद जो है जब शॉप वगैरह बंद हुई तो काफ़ी 1 महीना घर पे बैठा रहा। तो उसके बाद ये घर में रहते रहते थोड़ा सा ना इसकी तबीयत भी ख़राब होने लग गई, जैसे कि लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह इसको होने लग गई थी। उसके बाद साथ साथ इनको एक छोटा सा माइनर सा अटैक भी हुआ था, जो कि किस चीज़ का? इसको हल्का सा ना फालिज का अटैक हुआ था, माइनर सा लेफ्ट साइड पे, इस तरफ लेफ्ट साइड पे। तो राइट पे हुआ। तो फिर डॉक्टर्स ने हमने चेक करवाया, तो उन्होंने फिर इसका जो है ना मेडिकल वगैरह करवाया, सारी चीज़ों से पता चला कि इनको डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से ये इस कंडीशन में आए थे। तो हमने फिर इनको रिलैक्स किया, इनका पूरा ट्रीटमेंट चला, 2 से ढाई महीने का इनका ट्रीटमेंट हमने करते रहे। उसके बाद ये माशाल्लाह बेहतर हो। तो हमने कहा आप अब कुछ नहीं करो, कोई मसला नहीं है, हम जो है आपको अभी फ़िलहाल आप रेस्ट करो। आप लोगों ने कहा जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो आप लोगों ने कहा रेस्ट करो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके भाई का नाम क्या है? हमजा नाम। हमजा नाम है। हमजा को घर से कितनी सपोर्ट हासिल थी म्यूज़िक को लेकर? देखिए घर को हमारा फैमिली बैकग्राउंड म्यूज़िक से नहीं है, हमारे ख़ानदान में कोई भी म्यूज़िक से नहीं है। हमारे हमजा को कितनी सपोर्ट थी घर से? थी 50% थी, लेकिन ज़्यादातर घर वाले ये कहते थे कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि मैं उस फैमिली से नहीं हूँ, एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हम उस फैमिली से नहीं है जहाँ पर इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे कहा कि नहीं तुम जाओ अपना शौक़ पूरा करो, हमारे भाई वगैरह। जी ओके, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमने सुना, मैं कई दफ़ा इस तरह जब सबके साथ सुन रही हूँ मिलकर, जी बिल्कुल, तो आपके भाई को फैमिली की सपोर्ट 50% हासिल थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या सवाल कर रही हूँ? एक इंसान 100% अपने अंदर एक जुनून लेकर चल रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट से 50% हासिल। देखिए मेरी फैमिली में भी कोई टेलीविज़न में नहीं था, ठीक है। मेरे वालिद साहब सफ़ीर थे पाकिस्तान के, पहले और आखिरी वियतनाम में, ठीक है। और मेरा बैकग्राउंड ब्यूरोक्रेट, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर्स, इस तरह का मेरा एक बैकग्राउंड है। लेकिन मुझे एक काम करने का शौक़ था और लोगों को लगा मेरे अंदर एक टैलेंट है और मैं मेहनत करती चली गई। लेकिन कभी कभी आपका शौक़ घर वालों की पसंदीदगी के साथ नहीं मैच करता। बिल्कुल क्लैशेस, इश्यूज़ मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या घर से 50% थी, इसका मतलब है जो 50% नहीं थी वो भी तो उसके डिप्रेशन की वजह बना होगा। सिर्फ दुनिया में काम ना मिलना या बिज़नेस ठप होना, सिर्फ वो तो एक डिप्रेशन की वजह नहीं बना होगा। बिल्कुल, घर वालों ने बहुत कुछ कहा होगा, आई डोंट नो आपके घर वालों ने क्या कहा, लेकिन अमूमन हमारे घर वालों में हम सुनते हैं कि भाई गाना बजाना क्या है, इसकी क्या लाइफ है, इसकी क्या करियर है। क्या ऐसी बातें आपको भी? बिल्कुल ऐसी हमारे रिलेटिव्स में भी होती थी, घर में भी होती थी कि पढ़ो लिखो, आगे अपना फ्यूचर देखो। लेकिन अभी इस एज में आकर इस चीज़ में पड़ जाना, ये तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो हमारी फैमिली इस तरह से भी कहती थी, हमारे रिलेटिव्स कहते थे कि ये जो है ये क्या शौक है आप लोगों का, आप लोग लाइक वो कहते हैं ना एक वर्ड होता है मरासी, ये क्या मरासी फील्ड से आप लोगों को, ये इस तरह से चीज़ें आ रही थी सामने। तो उसके ध्यान में ये भी चीज़ें चल रही थी। फिर इसने कहा कि नहीं मैं बिज़नेस की तरफ भी, हम लोगों ने उसको प्रेशर दिया और ये भी एग्री हुआ कि हाँ चलो ये ठीक है, ये रास्ता ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो फ्यूचर में आपको जो बताने का सारा मकसद ये है कि ये चाहता है कि एक अच्छे से अच्छा गिटारिस्ट बने और इसको मौका मिले। और देखिए अच्छे से अच्छा गिटारिस्ट बनना तो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में है या जो हम कर सकते हैं,
अली वो ये है कि हम आपकी और थोड़ी देर बाद अली के जो भाई हैं हमज़ा, उनसे आपकी मुलाकात करवाएं और आप उनसे बात कर कर ख़ुद देखें और ख़ुद समझें कि आया कहानी का दरअसल रीज़न क्या है, असल कहानी क्या है, असल वजह क्या है। क्या घर से बेसिक से सपोर्ट नहीं मिली? क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें सपोर्ट मिली है, इसलिए हम आज यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। स्पेशली लड़की होना और वो भी इस मीडिया में होना, शोबिज़ इंडस्ट्री में होना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। इज़्ज़त के साथ अपनी पहचान बनाना, अपना मकाम बनाना, इज़्ज़त रखना और रखवाना। तो परमिशन नहीं होगी घर से तो मैं नहीं कर सकती। दुनिया देख रही है इस वक्त मेरी इस बात को, मुझे परमिशन या सपोर्ट नहीं होगी, मैं नहीं कर सकती। लेकिन हमज़ा के साथ क्या हुआ, थोड़ी देर बाद इस वक्फे के फ़ौरन बाद हमारे साथ हमज़ा होंगे। हमज़ा क्या कहते हैं इस पूरी कहानी में, हमज़ा को किससे शिकायत है और हमज़ा की आगे बढ़ने की ख्वाहिश सिर्फ एक ख्वाब थी या वाकई में एक गोल था। इस वक्फे के बाद एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अली आज हमारे साथ हैं अपने भाई के साथ, हमज़ा के साथ। लेकिन आज का प्रोग्राम आगाज़ किया हमने हमज़ा की कहानी से, क्योंकि अली एक ऐसा भाई जो कि अपने भाई के लिए बहुत परेशान। लेकिन जब अली ने मुझसे जिक्र किया था तो उस वक्त ये था कि माँ जी मैं अपने भाई के फ्यूचर के लिए बहुत परेशान हूँ। सबसे पहले तो ये शुक्र की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी भी आँखों में मेरी नज़रें अच्छी चीज़ें देख रही हैं। भाई को भाई की फ़िक्र हो रही है, एक दूसरे के करियर की फ़िक्र है, आगे बढ़ने की फ़िक्र है। लेकिन साथ साथ ये फ़िक्र भी है जो उसका टैलेंट था वो पीछे क्यों रह गया, जो उसके अंदर एक ऐसा हुनर था, आगे बढ़ने का अज़म था। और जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो स्कूल कॉलेजेस में अभी भी मेरा ख़्याल है तमाम बच्चे और बच्चियाँ एग्री करेंगे कि जब नए नए बच्चे बड़े होते हैं तो एक गिटार एक पहला शौक़ होता है जो बच्चों के अंदर होता है। मेरे अपना भांजा जो है, कज़न जो है, ये सब शौकिया गिटारिस्ट हैं। मेरे भांजे ने ACCA किया हुआ है, मेरे कज़न जो है प्रोफेसर हैं सऊदीया में, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, और ये सब लोग शौकिया गिटारिस्ट हैं। लेकिन सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। शुरू होता है घर से, फिर आप जाते हैं पढ़ने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, उसके बाद आप प्रोफेशनल दुनिया में जाते हैं और उसके बाद आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं हमज़ा से। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया आने के लिए। जी बस यही कहूँगा कि बचपन से शौक़ था कि गिटारिस्ट बनूँ, ठीक है। और उस वक्त घर वाले भी एग्री नहीं होते थे कि भाई गिटार विटार में क्या पढ़ रहे हो तुम, अभी मैट्रिक में हो, ध्यान दो पढ़ाई पे। ये सारी चीज़ें जो कि हर घर में जो होता है वो अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह सही थे। और गिटार भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे दिलाया था, तो वो तो टूट गया था छोटा वाला। बस वो मेरी जिद पूरी कर दी थी। फिर बाद जब मैं मैट्रिक हुआ, उस वक्त जब पहला गिटार दिलाया था? तकरीबन 12 साल का हूँगा मैं, 12 या 14 साल का था, इतना मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, 10 साल पहले की बात है। तो फिर मैंने अपने पैसे जमा करके गिटार लिया। उस पर भी इनको बहुत प्रॉब्लम थी कि नहीं तुम गिटार, मैं अकेला अपने दोस्त के साथ चले गया बस में बैठ के सदर में। घर वालों को पता नहीं कि मैंने बोला मैं जा रहा हूँ ज़रा काम से, असाइनमेंट वगैरह बनाना है। तो इस बहाने से हम लोग चले गए। जब वापस घर आए तो पता चला भाई इतनी देर में कहाँ थे तुम। ये फिर मुझे मार भी पड़ी थी थोड़ी सी। शौक के लिए मार खाना बनता है। तो वो गिटार मैं लेके तो आया था घर में, लेकिन वो मैंने एक हफ्ते तक उठा के चेक भी नहीं करा क्या लाया हूँ खरीद के, क्योंकि वो सदर जो चले गया था वगैरह बताए, और डांट अलग पड़ गई थी और डर भी लग रहा होगा, डर भी लग रहा था कि कैसे अकेले चले गए दोस्त के साथ। तो फिर घर वाले भी अपनी जगह सही थे कि सदर अकेले जाना अच्छी बात नहीं है। तो फिर पढ़ाई भी चलती रही, गिटार भी मेरा पार्ट टाइम मैंने शौक अपना यूट्यूब से खुद सीखता रहा, चलता रहा सारी चीज़ें। फिर जब मेरा इंटर क्लियर हुआ, किसी से कोई टीचिंग कुछ भी नहीं, घर वाले उनको जहन में नहीं था, बस ऐसे ही है, बस गिटार प्ले कर रहा है, कोई इतना खास जो हर घर में होता है शौक है भाई, शौक क्या पढ़ रहा है और बजा भी रहा है, चलो करने दो इसको। अब वो इंटर तक मेरा ये गिटार का जो सिलसिला था इतना मतलब मुझे शौक होने लग गया कि मैं गिटारिस्ट बनना है मुझे। तो फिर इंटर मेरा हुआ, उसमें भी मेरी परसेंटेज 60 आई थी, जबकि मैंने अच्छे पेपर दिए थे, तकरीबन 8-8 घंटे पढ़ता था मैं दिन में। तो फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन ले नहीं पाया क्योंकि उसकी फ़ीस वगैरह बहुत हाई थी इस वक्त। तो और गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन 60 परसेंटेज पे मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा ये इस गिटार के सिलसिले को आगे लेके चलता हूँ। तो फिर जब मैंने इसको कंटिन्यू किया तो काफ़ी जगह मैंने ऑडिशन वगैरह दिए कि भाई मैं एज अ गिटारिस्ट इधर आना चाहता हूँ, इस चैनल में आना चाहता हूँ, जैसे बैंड वगैरह जो होते हैं। तो वहाँ पर भी रिजेक्टेड, हम आपको कॉल करेंगे दूसरे दिन, भाई इंतज़ार करते रह गया कि भाई कॉल आएगी, किसी कुछ होगा, नहीं। तो फिर मुझे कहीं पर चांस नहीं मिला।
तो फिर घर वालों ने भी प्रेशराइज़ करा कि भाई तुमने एडमिशन भी ले लिया यूनिवर्सिटी में, तुम्हारा टाइम भी ज़ाया हुआ, गिटार में मेरे सिलसिले में चले गया था। तो फिर घर कितने वालों अरसे ने तक तुम जाकर ऑडिशंस देते रहे लोगों से? तकरीबन 1.5 साल 1.5 साल तक मैंने मुसलसल ये सिलसिला मुसलसल जारी ये रहा। किया, वीडियोस वगैरह बनाई, चैनल पे अपने डाली, दोस्तों को शेयर करी, सब्सक्राइब करवाए चैनल, फिर भी कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ। काफ़ी जगह मैं गया हूँ, मैंने स्टेज शो परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन बस यही है कि वो इस शो ख़त्म हुआ उसके बाद आप कौन मैं कौन, ये सीन होता था। तो फिर मैंने कारोबार स्टार्ट करवा के दिया घर वालों ने, उसमें भी यही ताने मिलते थे, भाई ये गिटारिस्ट यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा है, हार्डवेयर की शॉप, मतलब तो गंदा काम ऐसे होता समझते है, थे हाँ, क्योंकि ऐसे हार्डवेयर ही की शॉप कहते में तो हैं ये लोग, होता है कि ऐसे हाथ पाँव गंदे हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, जो भी है। तो मेरा अपना मतलब इलाके में तो सभी जानते थे कि भाई गिटारिस्ट है, शो वगैरह करता है, तो वो यही कह रहे थे कि क्या हार्डवेयर की शॉप खोल के बैठ गया। इस तरीके से मुझे नर्वस फील होता था तो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब हर जगह से ना मुझे प्रेशराइज़ किया सबने, तो इस वजह से फिर मैंने शॉप क्लोज़ कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि बस थोड़ा सा जो है कि शॉप क्लोज़ की मैंने कि भाई अब देखो क्या करते हैं, पढ़ाई कंटिन्यू करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आया, इस वजह से भी थोड़ा रिलैक्स में हूँ मैं। हमजा, अपनी लाइफ का अब तक का जो सफ़र है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इल्ज़ाम ठहराते हो? जो बनना चाह रहे थे, गिटारिस्ट बनना चाह रहे थे, प्रोफेशनली उसको लेकर चले जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं जो एक आर्टिस्ट को होनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ को या किस को इल्ज़ाम देना चाहोगे? अगर शायद मुझे कोई चांस मिल जाता किसी बैंड में या किसी चैनल्स वगैरह में काम करने का, या इस फील्ड में, गिटार की फील्ड में आगे निकल जाता, भले घर वालों की सपोर्ट मेरे साथ थी या नहीं थी वो अलग बात है, हर घर वाले एक जैसे नहीं होते। True. ये तो इंसानों को खुद अपने आप को बनाना पड़ता है। बाद बच्चे ऐसे होते हैं इनके घर वाले होते ही नहीं है, लेकिन वो भी आगे निकल अगर जाते तुम हैं। गिटार से ही अच्छी आमद नहीं कर रहे होते तो वो चीज़ उनको एक्सेप्ट मुझे होती? एक्सेप्ट सारी चीज़ें वही होती, सब भी मान, जब पैसा किसको बुरा लगता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे कहीं चांस मिल जाता तो ये 1.5 साल जो मैंने अपने ज़ाया करे हैं उसमें अगर मुझे कोई चांस मिलता तो ज़रूर आज मैं किसी मकाम पे होता। ये सारी बट तुम चीज़ें हालात अपने आंखों के सामने देखते होगे। अली, तुम भी बीच में कुछ कह रहे थे कि हालात देख रहे हो? मैं यही बता रहा था कि हम भी हालात देख रहे थे, हमारे पेरेंट्स भी हालात देख रहे थे, तब हम उस एज में भी नहीं थे। आज हमें हमारे पेरेंट्स नहीं रोकते, आज उनकी तरफ से फुल इजाज़त है, आपने जो करना आपको, हम बड़े हो गए, हम समझदार हो गए, हमने हर चीज़ें देख ली हैं, तो आज वो हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी वो नहीं करते। हमजा, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं बस कुछ सोच में हो? नहीं, कुछ भी सोच में नहीं, बस जो कहना था कह दिया। सबसे ज़्यादा किससे शिकायत है? अपने आप से क्या? कि मैं कराची में क्यों और मैं माजिर क्यों। अरे क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई किया कि भाई ये 60% जो भी इंटर भी किया, मैंने काफ़ी दफ़ा अप्लाई किया, तो वहाँ पर भी यही होता था कि भाई कि किसी सिफारिश हो तो भाई ये हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है यहाँ पर जॉब करना या कहीं अप्लाई करना। नेपोटिज्म ख़त्म होना चाहिए। नेपोटिज्म कहाँ कहाँ फेस किया? हर जगह ही महसूस होता है। काफ़ी जहाँ हम ऑडिशंस के लिए साथ भी यानी कि सिर्फ म्यूजिक फील्ड में नहीं, म्यूज़िक के अलावा भी, म्यूजिक के अलावा मैं ये तो कह रहा हूँ मेरी 60% जब आई, जब मैंने, क्योंकि एडमिशन हुई गवर्नमेंट में तो मिला नहीं, प्राइवेट बहुत महंगी है, तो उसमें जब मैंने सोचा कोई डिप्लोमा वगैरह कर लूँ फिर जॉब के लिए अप्लाई करूँ, क्योंकि इंटर बेस पे तो गवर्नमेंट जॉब तो लगी जाती है, कोई भी कम से कम ग्रेड में भी लगी जाती है। उसमें भी मैंने काफ़ी अप्लाई की, यहाँ तक कि मैंने अपनी SSG कमांडो में वगैरह में भी अप्लाई किया, तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इसके बाद फिर दोबारा बुलाते ही नहीं है। फॉर्म वगैरह फिल कर दिए, बैंक में चालान भी भर दो, ठीक है, फिर एक दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उसके बाद ये नहीं कि यहाँ तक कि टेस्ट ले लो भाई, चलो टेस्ट में फेल कर देना अच्छी बात नहीं, इंटरव्यू के बुलाते ही नहीं है। कहने का मकसद ये नेपोटिज्म तो हर जगह है, जहाँ फेवर है किसी की, कहने मासी पर्ची का हिसाब, आपकी पर्ची है तो फिर आप आगे जा रहे हैं, आपकी पर्ची नहीं है तो फिर आप इंतज़ार करें, कॉल लाजमी आएगी आपको, तो वो कॉल आती ही नहीं है। कहने का मकसद सारी है। तुमने भी ये फेस किया अपनी लाइफ में? मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी फेस किया। मैम मैंने आपको बताया कि मेरे ताल्लुक़ सिंगिंग से है, मैंने अपना ताल्लुक़ जो है, मैं शुरू से ही अपने अंदर एक आवाज़ महसूस करता हूँ जो कि अल्लाह ने दी है। मैंने आज तक मैं छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स भी किए हैं काफ़ी। कहने का मकसद ये है कि मैंने हमारे शो में भी आए हो तुम, 14 अगस्त के प्रोग्राम में भी आए थे। मैंने किसी से ना सीखा है अब तक, मैंने खुद से देख के सुन के सीखा है। मैंने 2012 में स्टार्ट किया था करियर, मैंने काफ़ी मेहनत की, पाकिस्तान आइडल में भी मैं गया, वहाँ पर भी जो है सिलेक्शन नहीं हो पाई मेरी, और दूसरे दीगर स्टेज शोज़ में गया, वहाँ पर भी जो है बस ये कहते थे कि ठीक है। मैंने फिर कॉन्सर्ट्स किए अपने,
मैं एक सिटी का नाम नहीं लूँगा, कराची के अंदर ये बड़ी अच्छी सिटी है, वहाँ पर भी मैं काफ़ी बार बुलाया। हम उन पेड आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे थे जिनके साथ हमें मतलब खड़ा किया, हमने परफॉर्म भी किया, लेकिन हमने उस पर कोई पे वगैरह नहीं ली। वहाँ आते थे पेड आर्टिस्ट, लेकिन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाते थे। हमें सिर्फ अपनी एक पहचान बनानी होती थी, हमारे लिए वही बहुत था कि उनके साथ हमें ब्रेकअप लेनी है, बताइएगा ताकि मैं अगला सवाल की तरफ जाऊं अली से। अभी वक्फे में टाइम है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी। अच्छा अली, मुझे अगला सवाल जो आपसे करना है, कम आ रही है आवाज़, मुझे जो अगला सवाल करना है और हमजा आपसे भी है, तल्ख सवाल है, इसलिए पहले से मैं कह रही हूँ कि माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं करूँ बेहतर है, कोई और करे जिसका ज़ोर से लगे तकलीफ़ हो वो ज़्यादा बुरा होगा। सही बात है। कभी लगता है कि कभी सोचा है, कभी जहन में ये बात आई है कि हो सकता है कहीं हमारे टैलेंट में कोई कमी हो, इसलिए शायद जो और लोग आगे हैं, आप कह रहे हो काफ़ी मुकाबलों में गए, जी बिल्कुल, काफ़ी चीज़ों में गए, हमें सेलेक्ट नहीं किया, हो सकता है और लोग आपसे भी ज़्यादा बेहतर हों? क्योंकि देखिए अभी तक मैंने आपको अनप्लग नहीं सुना, मैंने हमजा को नहीं सुना, इसलिए मैं जजमेंट नहीं पास कर रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि हो सकता है कभी ऐसा सोचा हो। मैं माया जी सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मुझसे जूनियर मुझसे आगे चलेगा। अब इसका जवाब आप बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। मुझसे जूनियर किस तरह से? सिंगिंग के अंदर ही साथ हम लोग बैठते, ज़्यादा अच्छी आवाज़ हो सकती है वो कह सकते हैं, लेकिन मेरी जहाँ तक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप जो कहना चाह रही हैं, आपके जूनियर आपके साथ सीख रहे थे, वो साथ बैठते थे, हम साथ परफॉर्म करते थे, साथ बैठते थे। कहने का मकसद ये है कि मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा सिंगर था, मुझे मौका नहीं मिला ही। कहने का मकसद है आप कोई थर्ड पर्सन भी सुनेगा तो उसको पता चलेगा फ़र्क। अब मैंने जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि हम बचपन जिस तरह मतलब कहने का मतलब 2013-14 में हम हमारे साथ दोस्त है, हम सब साथ जाते थे। हमने फिर प्लान किया कि हम आर्ट काउंसिल से सीखेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है तब हमारे पास ना कोई ऐसी कन्वेंसेस होती थी, बसों में लटक कर जा रहे होते थे, ऐसे ही बसों में लटक के जा रहे होते थे, वहाँ जाते तो फिर उनकी फीसेस काफ़ी महंगी होती थी, जो कि उस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दोस्त वगैरह थे, उन लोगों ने एडमिशन लिए, अब वो उनके साथ भी थोड़ा सा चले गए, इन्वॉल्व हो गए, लेकिन हम नहीं ले सके एडमिशन, हम नहीं सीख सके। नेपा में मुझे इसका शौक था कि मैं इसको नेपा के अंदर डालूँ, वहाँ पर ये पूरा प्रॉपर तरीके से सीखे, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें भी थी। तो कहने का मकसद है साथ साथ ये चीज़ें चलती रही, और फिर जब कोई ऑडिशंस होते थे हमने फिर भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, हमने अपना घर पर बैठ के अपने यूट्यूब से सुनते रहे, चीज़ें देखते रहे, गाने की ओर रिहर्स करते रहे। ये गिटारिस्ट इस दफ़े की बात आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आप सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जो कुछ कर सकते हैं वो भी, और वो लोग जिनके घर में आर्टिस्ट जन्म लेता है वो भी, कि कितने कम लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इट्स नॉट, आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू आस्क दीज क्वेश्चंस, मुझे तकलीफ़ हो रही है सवाल करते हुए, लेकिन ये सवाल करने इसलिए ज़रूरी हैं कि हमें सबसे पहले खुद रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि हमारी क्या, हम खड़े हुए कहाँ हैं हम लोग, और अगर खड़े हुए जहाँ भी हैं उसकी वजह क्या है, क्या उसकी वजह हम हैं? क्योंकि अपने हालात के ज़िम्मेदार हम लोगों को नहीं ठहरा सकते। इस सवाल का जवाब मैं हमजा से भी लूँगी, और सुनेंगे इनकी आवाज़ प्रोग्राम में जाने से पहले, ख़त्म होने से पहले ज़रूर सुनेंगे, सारी दुनिया के साथ मिलकर सुनेंगे। क्या वाकई इनको चांस दोनों को नहीं मिलना चाहिए था? वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर माया कहानी में हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार हम अपनी पहली बार तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक बहुत ख़ास कुछ मोमेंट्स होते हैं और एपिसोड्स और ऐसी कहानियाँ होती हैं जहाँ हम लाइव कॉल का ऑप्शन ज़रूर ओपन करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर आपको कॉल करने का जो नंबर है वो अब आएगा, और आप अली और हमज़ा को, अली और हमज़ा जो है ना, वो मुझे नूरी बैंड याद आ गया, वो भी अली और वो भी हमज़ा हैं, और मेरे बहुत ही पुराने साथी और दोस्तों में से हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखकर वही जोड़ी याद आ रही है। आप लोग ज़रूर कॉल करें अगर आपके घर में भी ऐसा कोई टैलेंट है और आपने भी इस तरह के चैलेंज कोई फेस किया है, तो ज़रूर अली और हमज़ा से शेयर करें। हो सकता है जब एक साथ एक दूसरे की आवाज़ सुने और दर्द सुने तो शायद उससे हौसला हो जाए और हिम्मत हो जाए। हमज़ा, मैं तुमसे सवाल करना चाहूँगी कि अपने साथ के दोस्त, देखो मेरे साथ भी हुआ होगा लाइफ में, हम सब के साथ, दुनिया में जो देख रहा है उनके साथ हुआ होगा कि हमने जब जिनके साथ पढ़ा, जिनके साथ हमने खेला, जिनके साथ हमने कभी काम किया, वो कहाँ पहुँच गए, वो कितने आगे चले गए, वो लाइफ में कितना कुछ कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं तुम्हारी हमजा तबीयत का पता चला तो दुख हुआ, क्योंकि तुम यूथ हो, तुम फ्यूचर हो पाकिस्तान का। लेकिन अगर हमारा यूथ डिप्रेशन में चला जाएगा हमजा, तो हम अपने फ्यूचर को फिर कैसे देखेंगे? अगर हमारा यूथ जो है तुम्हें लगता है कि बिल्कुल डार्क हो जाएगा इमोशनली, तो फिर हमारा फ्यूचर भी तो डार्क हो गया मुल्क का। तुम्हें नहीं लगता हमजा? मुझे तो बस यही कहना है कि पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है कि यहाँ पर रियलिटी शो बहुत कम होते हैं। अगर यहाँ पर रियलिटी शो हो तो फिर हम जैसे लोगों की ज़रूरत हो। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर रियलिटी शो बहुत ही कम होते हैं। जैसे अगर हम देखें दूसरे ममालिक को, तो इस तरीके के शो काफ़ी सारे होते हैं वहाँ पर। हर चैनल पे कोई ना कोई शो चल रहा होता है। और यहाँ तक मैंने देखा है कि मैं जब ये गिटार वगैरह प्ले करता था और शो वगैरह करता था, तो काफ़ी लोग मुझसे आगे क्लासेस लेने लग गए थे, जबकि मैंने किसी से क्लासेस नहीं ली। ठीक है, तो वो मुझसे क्लास लेके गए और आगे बैंड वगैरह भी बना लिया। मुझे इस पे तो झटका लगा कि मतलब जो मेरे से क्लासेस लेके गए और आगे जाके गिटार प्ले कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जहन में। कभी कभी नसीब को भी इंसान कहता है यार, तो ये कैसी लक। जबकि मैंने किसी से नहीं सीखा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के सीखता था। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, मैं काम करती हूँ, मैं कॉल्स ना थोड़ी देर रुक के लूँगी और मैं कहूँगी कि ज़रा आज दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को, मैंने उस दिन तुम्हें लाइव सुना था, लेकिन उस वक्त शो भी था, सब कुछ था। आज का मकसद ही कुछ और है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि दोनों साथ अगर परफॉर्म करोगे, बिल्कुल, बस मैं इसी के साथ प्ले करते हो और किसी साथ नहीं करते। बस अब दिल ही नहीं करता इतना प्ले करने का, पर यही कभी कभी आर्टिस्ट का दिल नहीं टूटना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि एक आर्टिस्ट का दिल टूटता है तो फिर काम में और गहराई आती है। सही बात। ये तजर्बे से सीखा है कि अभी इतना नर्वस है, मैं भी काफ़ी इतना नर्वस हूँ कि हम चाह रहे हैं कि अच्छे तरीके से। देखो, नर्वस नहीं हो, पूरी दुनिया तुम लोगों को देख रही है। स्टोरी जिसे आर्टिस्ट कभी नर्वस नहीं हो सकता। अपने अंदर का वो जो तुम्हारा पैशन है, उस पैशन के साथ आज बजाओ, उस पैशन के साथ गाओ कि देखने वाला, सुनने वाला खुद गवाही दे। जब मैं कॉल्स लूँगी कि भाई आप बताइए कि क्या इनको चांस नहीं मिलना चाहिए था, प्लीज़। लंबी जुदाई सॉन्ग है रश्मा का। अलाप नहीं है इसके बाद। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई। 4 दिन दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई। 4 दिन दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रहे, हाँ एक तो सजन मेरे पास नहीं रहे, तुझे मिलन कोई आस नहीं रे।
पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। फैसला आप लोगों के हाथ है। सुन आप भी रहे हैं, देख आप भी रहे हैं, और समझ आप भी रहे हैं, महसूस आप भी कर रहे हैं। जो कुछ कर सकता है अल्लाह ने उसको वसीला बनाया है। कोई कॉल है तो मैं अभी ले लेती हूँ, ताकि फिर उसके बाद मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करने के बाद जी जी सॉरी ठीक है, हमारे पास टाइम ही नहीं बचा कि हमारी बातें इतनी थी कि हम किसकी कॉल लेते, लेकिन जिसने कॉल करने की कोशिश की उनका बहुत शुक्रिया, वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये समझ सकती हूँ कि ये कहना मेरा लाजमी है, तुम कोई नर्वस नहीं थे, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है और तुम्हें बिल्कुल 2 सेकंड के लिए भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अ टैलेंटेड पर्सन एंड इंडिविजुअल। एक वादा करो, ज़िंदगी में प्रोफेशनली किसी जगह पहुंच जाओगे, लेकिन अपना ये म्यूज़िक, ये शौक़ कभी नहीं छोड़ोगे, ये प्रॉमिस करो मुझसे। इंशाल्लाह। तकरीबन 6 साल पुराना गिटार है जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, मैं बता सकती हूँ, चेंज ही नहीं किया, मैं बता सकती हूँ। 6-7 साल पुराना गिटार है। अली हमज़ा आपकी सपोर्ट के मुंतज़र हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान को परवरदिगार हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।